हेलो एवरीवन, आज हम बात करते हैं हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट और ये मेरा दूसरा वीडियो है इस टॉपिक पे। पहले वीडियो में 1 से लेकर 7 तक सेक्शंस कवर किए गए थे और इस वीडियो में करेंगे 8 से लेकर एंड तक। तो समझते हैं पावर ऑफ नेचुरल गार्डियन अंडर सेक्शन 8। यहाँ पे बात की जा रही है पावर इन रेफरेंस टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, अचल संपत्ति के बारे में। और फिर भी चाहे वो नेचुरल गार्डियन ही क्यों ना हो, उस पर रिस्ट्रिक्शंस हैं कुछ, जो ये सेक्शन बता रहा है कि वो नेसेसरी होना चाहिए जो भी ट्रांजैक्शन कर रहा है और रीजनेबल या प्रॉपर होना चाहिए। ये सेक्शन कुल मिला के ये बताता है कि कब कब इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ माइनर को हम डिस्पोज या एलिनेट कर सकते हैं बाय नेचुरल गार्डियन। पर उसमें भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस है कि वो बेनिफिट ऑफ माइनर के लिए होनी चाहिए, उसकी प्रॉपर्टी यानी कि माइनर्स एस्टेट की प्रोटेक्शन के लिए या उसके बेनिफिट के लिए होनी चाहिए, और किसी भी हालत में ये माइनर को नेगेटिवली बाइंड ना कर दे या उसको एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट में ना ले आए कि माइनर पर बर्डन आ जाए। जब कोई भी प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ किया जाएगा ऑफ इमूवेबल नेचर बाय नेचुरल गार्डियन, तो फिर मॉर्गेज, चार्ज, ट्रांसफर बाय सेल, एक्सचेंज, कैसे भी जब ट्रांसफर किया जा रहा है तो कोर्ट के परमिशन के बिना नहीं किया जाएगा। और प्रॉपर्टी को अगर लीज किया जा रहा है तो 5 साल से ऊपर की लीज नहीं होगी। और अगर हम उसको लीज कर रहे हैं तो हमको यह भी ध्यान देना है कि माइनर के मेजर होने के 1 साल के अंदर अंदर तक वो पीरियड खत्म हो जाए लीज का। तो हमको दोनों कंडीशंस को एक साथ पढ़ना है। कैनॉट डू एनीथिंग विच इंजर्स माइनस प्रॉपर्टी। हमको एक बात और ध्यान देने की, कोर्ट ने यह बात बोली है कि किसी भी ट्रांजैक्शन जो हम कर रहे हैं उससे माइनर की प्रॉपर्टी को इंजरी ना आए, इसी तरह हमें ट्रांसफर करना है। और वो हर काम करना है जो रीजनेबल और प्रॉपर हो उसके बेनिफिट के लिए, यह भी कोर्ट ने कहा। ट्रांसफर इफ डन इन कॉन्ट्रावेंशन, अगर हमने इस कंडीशन का वायलेशन कर दिया यानी कि हमने कोर्ट की परमिशन नहीं ली, तो फिर ये माइनर के ऊपर या उससे जो क्लेम कर रहा है, जो जिससे जुड़ा हुआ है व्यक्ति, अगर उस प्रॉपर्टी का किसी और व्यक्ति में भी शेयर है तो ये दोनों व्यक्तियों के लिए वो वॉइडेबल हो जाएगी कि अगर माइनर जब मेजर हो जाएगा तो वो ये कह सकता है कि मैं उस ट्रांजैक्शन को नहीं मानता या मैं उस ट्रांजैक्शन को मानता हूं। नो कोर्ट विल ग्रांट परमिशन एक्सेप्ट। अब देखिए कोर्ट पे भी एक और बंदिश आ चुकी है कि कोर्ट जब इस तरह की परमिशन देगा तो नेसेसिटी हो यानी कि जरूरत हो तभी देगा, कि जरूरत है कि वो प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ किया जाए, या एविडेंट हो कि वो माइनर के बेनिफिट के लिए ही होगा, तभी इस प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ करने की बात की जा रही है। और जो कोर्ट को एप्लीकेशन दे रहे हैं कि उसकी परमिशन मांगने के लिए, ये दी जा रही है अंडर सेक्शन 29 ऑफ गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी आपको पहले बता चुका हूं। अब अगर एक कोर्ट ने मेरी परमिशन को मना कर दिया तो फिर मैं अपील भी कर सकता हूं। किस कोर्ट में करूंगा अपील? जिस कोर्ट में मैं जनरली अपील करता हूं उसी कोर्ट में। कोर्ट का मतलब इस सेंस में क्या हुआ कि किस कोर्ट में मैं एप्लीकेशन डाल रहा हूं, सिटी सिविल कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यानी कि जिला न्यायालय में मैं एप्लीकेशन डालता हूं। और अगर अब मेरी एप्लीकेशन रिजेक्ट होगी तो फिर मैं अपील करूंगा। टेस्टामेंट्री गार्डियन की बात की जाए, अब देखिए टेस्टामेंट्री का मतलब होता है बाय विल या वसीयत। आप सेक्शन को पढ़ने से पहले मेरी बात समझिए। देखिए फादर उसका फर्स्ट गार्डियन था और फिर मदर, मैं आपको ऑलरेडी बात बता चुका हूं पहले। अब अगर फादर डेथ होने के पहले पहले वसीयत कर देता है कि ये व्यक्ति जो होगा वो इसका टेस्टामेंट्री गार्डियन हो जाएगा, और उसकी माँ अभी तक जिंदा है, तो फिर उसकी माँ ही गार्डियन होगी। और माँ भी चाहे तो एक गार्डियन और अपॉइंट कर सकती है टेस्टामेंट्री। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको एग्जाम्पल दूं कि ए और बी हस्बैंड और वाइफ हैं, ए फादर हैं और बी मदर हैं। ए अपने मरने से पहले सी को बना देते टेस्टामेंट्री गार्डियन, तो सी तभी टेस्टामेंट्री गार्डियन होगा अगर उसकी माताजी ना रहें, और अगर उसकी माताजी रहीं तब तक तो वो रहेंगी, और माताजी के जाने के बाद सी बन जाएगा। लेकिन अगर इन माताजी ने किसी डी को बना दिया गार्डियन तो फिर वो डी प्रिवेल करेगा। कुल मिला के इतनी सी ही बात है। अ हिंदू फादर कैन अपॉइंट बाय विल अ नेचुरल गार्डियन, अपॉइंट अ गार्डियन फॉर हिज माइनर लेजिटिमेट चिल्ड्रन इन रिस्पेक्ट ऑफ, किस संदर्भ में, क्यों बना रहा है, उसकी प्रॉपर्टी के लिए, उसके पर्सन के लिए, दोनों के लिए। ये ऑलरेडी ही मैं आपको बात बता चुका हूं पहले वीडियो में। दिस विल हैव नो इफेक्ट इफ फादर प्रीडिसीज द मदर। अब अगर फादर की डेथ ऑलरेडी हो गई और मदर अभी भी है तो फिर मदर बनी रहेगी। पर वो जो उन्होंने टेस्टामेंट्री गार्डियन को बना के रखा है वो वापस से रिवाइव कर जाएगा अगर माताजी ना रहें तो। पर अगर माताजी ने खुद एक टेस्टामेंट्री गार्डियन बना दिया तो फिर वो प्रिवेल करेगा। हिंदू मदर एज अ नेचुरल गार्डियन ऑफ अ माइनर इलेजिटिमेट में अपॉइंट अ गार्डियन बाय विल। अब अगर एक नाजायज बच्चा है तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि उसका फर्स्ट गार्डियन उसकी मदर हुई, तो वो भी चाहे तो अपने बच्चे के लिए एक गार्डियन बाय विल अपॉइंट कर सकती है, एक टेस्टामेंट्री गार्डियन अपॉइंट कर सकती है। ऑल्सो मीन्स, पर देखिए जब इसमें यह बात लिखी गई है तो इसका यह भी मतलब है कि उसके फादर, एक इलेजिटिमेट, एक नाजायज बच्चे के फादर उसके लिए एक टेस्टामेंट्री गार्डियन अपॉइंट नहीं कर सकते। ये इंप्लाइड ही है इसके अंदर, ये लिखा नहीं गया है पर समझ के अपने आप ही आ जाएगा क्योंकि उसमें ये बात लिखी गई है इसी तरह से। गार्डियन बाय विल, इसके क्या क्या अधिकार होते हैं?
पहले इस एक्ट के पहले उसके बहुत अधिकार होते थे, उसके अधिकार मतलब उसके पेरेंट्स से भी कहीं बराबर होते थे और पेरेंट्स से कुछ ज़्यादा भी हो सकते थे, कोर्ट की परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन इस एक्ट को बनने के बाद राइट टू एक्ट एज माइनर्स गार्डियन आफ्टर डेथ ऑफ फादर या मदर, उसके माँ बाप के मरने के बाद ही उसका अधिकार जनरेट होगा और वो सारे अधिकार लगाएगा जो एक नेचुरल गार्डियन के पास होते हैं। पर उसको ध्यान देना है दो चीज़ों का, उसको ध्यान देना है इस एक्ट का कि इस एक्ट के वायलेशन में कोई काम ना कर दे, और साथ ही जिस वसीयत द्वारा वो आया है उसके वायलेशन में भी वो काम ना कर दे। तो यानी कि पहले उस पर अनरिस्ट्रिक्शंस, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी इस एक्ट के पहले कि उसको एक्ट को ध्यान देना पड़ेगा, पर अब उसके लिए एक्ट की बंदिशें भी हैं और उसके लिए बंदिशें वो भी हैं जो वसीयत में दी गई थी जिससे वो आया है। सेक्शन 10 की बात करते हैं, माइनर्स इनकॉम्पिटेंसी टू एक्ट एज गार्डियन ऑफ प्रॉपर्टी। अब देखिए, क्या एक माइनर किसी प्रॉपर्टी या किसी व्यक्ति का गार्डियन बन सकता है? इस एक्ट के पहले यह था कि वो प्रॉपर्टी का गार्डियन बन सकता था, यानी कि एक माइनर भी एक प्रॉपर्टी का गार्डियन बन सकता है, पर इस एक्ट ने कहा कि वो किसी प्रॉपर्टी का गार्डियन नहीं बन सकता। लेकिन उसने ये नहीं कहा इस एक्ट ने कि वो किसी बॉडी का गार्डियन नहीं बन सकता, यानी कि अगर वो चाहे तो अपनी जो माइनर वाइफ है या अपनी माइनर वाइफ का कोई चाइल्ड है उसका वो गार्डियन बन सकता है ऑफ हिज बॉडी, क्योंकि यहां पे वो रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई गई है। अकॉर्डिंग टू गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट, अ माइनर में एक्ट एज अ गार्डियन ऑफ माइनर्स वाइफ या चाइल्ड्स प्रॉपर्टी। ये पहले का रूल था गार्डियन ऑफ वार्ड्स एक्ट का। सेक्शन 10 ने इसको सुपरसीड कर दिया। सेक्शन 10 ने क्या बोला कि वो प्रॉपर्टी का गार्डियन नहीं बन सकता। इसकी आप हेडिंग भी पढ़िए, क्या लिखा है, माइनर्स इनकॉम्पिटेंसी टू एक्ट एज गार्डियन ऑफ प्रॉपर्टी, कि माइनर इनकॉम्पिटेंट है किसी भी प्रॉपर्टी के गार्डियन बनने के लिए, लेकिन उसने बॉडी की बात नहीं करी। बट स्टिल दिस एक्ट हैज नॉट स्टॉप द माइनर टू एक्ट एज गार्डियन ऑफ द बॉडी। तो वो अगर माइनर वाइफ या माइनर वाइफ का कोई चाइल्ड है उसकी बॉडी का गार्डियनशिप की बात इसमें नहीं की गई है। तो नहीं की गई है इसका मतलब है। अब हम पढ़ते हैं क्या होता है डिफैक्टो गार्डियन। देखिए, डिफैक्टो गार्डियन की बात भी इस एक्ट के पहले उसकी कुछ अहमियत थी, पर इस एक्ट ने उसकी पूरी अहमियत को खत्म कर दिया। डिफैक्टो का मतलब क्या हुआ, जो कानून द्वारा ना हो। अब अगर मेरे कोई रिलेटिव हैं, कोई मेरे नातेदार हैं, कोई मेरे हितैषी हैं, कोई मेरे वेल विशर्स हैं, वो चाहे तो खुद से ही आ जाए और मेरे को अपना गार्डियन मतलब घोषित कर दें कि मैं बच्चे का गार्डियन हूं और मैं उसका ख्याल रखूंगा। यहाँ पे लॉ की कोई ज़रूरत नहीं है, पर पहले उनके पास कुछ अधिकार भी थे, कुछ पावर भी थी, पर इस एक्ट ने वो अधिकार और वो पावर खत्म कर दिए। रिलेटिव्स ऑफ फ्रेंड्स और वेल विशर्स ऑफ द माइनर टेकिंग द वर्क ऑफ गार्डियन आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन। तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई। बिफोर दिस एक्ट वॉज पास द गार्डियन हैड द सेम पावर ऑफ एलियनेटिंग प्रॉपर्टी। इसके पहले क्या था कि वो उसके बच्चे की प्रॉपर्टी को एलियनेट, ट्रांसफर कर सकता था एज नेचुरल गार्डियन, जैसे उसके माँ बाप कर सकते हैं। नाउ नो सच पर्सन इज एंटाइटल्ड टू डिस्पोज ऑफ द प्रॉपर्टी। पर कोर्ट ने भी बोल दिया है और इस एक्ट ने भी बोल दिया है कि अब ऐसा व्यक्ति इस प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकता। और अगर वो किसी प्रॉपर्टी का सेल करेगा, तो पहले दो हाई कोर्ट्स का ये व्यू था कि वो जो प्रॉपर्टी का डिस्पोज ऑफ करेगा तो फिर वो वॉइडेबल हो जाएगी फॉर माइनर, पर फिर एक कोर्ट ने बोला कि वो वॉइड हो जाएगी। तो फाइनली डिसाइड हो चुका है 1967 में कि ऐसी अगर कोई सेल करी जा रही है बाय डिफैक्टो गार्डियन ऑफ माइनर्स प्रॉपर्टी, तो फिर उसका इफेक्ट क्या होगा, वॉइड एब इनिशियो, यानी कि शुरुआत से ही खारिज। अब देखिए, अब हम बात करते हैं गार्डियन अपॉइंटेड बाय कोर्ट के बारे में। देखिए, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि इस एक्ट का एक कॉम्प्लीमेंट्री एक्ट है। वो क्या है, गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट ऑफ 1890। अब देखिएगा, गार्डियन और वार्ड्स एक्ट के सेक्शन 29 और 30 में ही इसकी बात की गई है, गार्डियन अपॉइंटेड बाय कोर्ट के बारे में। इस एक्ट ने इस पार्ट को कवर नहीं किया है। सेक्शन 29 एंड 30 ऑफ द गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट टेल्स अबाउट द गार्डियन अपॉइंटेड बाय कोर्ट। और जो ये गार्डियन होगा, जो कोर्ट अपॉइंट करेगा, वो जब भी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करना चाहेगा तो फिर वो ट्रांसफर कर पाएगा ओनली विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट। लेकिन अगर वो कोर्ट की परमिशन के बिना एक प्रॉपर्टी का ट्रांसफर करता है तो इसका सेम इफेक्ट होगा जो मैंने आपको पहले बता रखा था, वॉइडेबल एट द इंस्टेंस ऑफ माइनर, कि अगर ये माइनर मेजर हो जाए तो ये चाहे तो उस प्रॉपर्टी को कह सकता है कि मैं वो प्रॉपर्टी और सेल को नहीं मानता, उस मॉर्गेज को नहीं मानता, या वो ये कह सकता है कि मैं उसको एक्सेप्ट करता हूं, मानता। अब हम जानते हैं गार्डियनशिप रिगार्डिंग माइनर्स अनडिवाइडेड इंटरेस्ट इन जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी। सेक्शन 12। देखिए, जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी आप जब पहले मेरा वीडियो देखे होंगे तो आपको ये वर्ड मिला होगा, तो अब हम बताते हैं इसके बारे में। देखिए, जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी जो अनडिवाइडेड है उसके लिए कोई भी गार्डियन अपॉइंट नहीं किया जा सकता, लेकिन केवल एक अल्टीमेट पावर हाईकोर्ट के पास है, वो भी देखिए उसको भी रिस्ट्रिक्ट करा गया है इस एक्ट द्वारा। तो एक जॉइंट फैमिली जब प्रॉपर्टी हो जाती है तो वो अनडिवाइडेड है, और अनडिवाइडेड प्रॉपर्टी को जनरली वो फैमिली ही होल्ड करती है। उस फैमिली का जो मेल या जो करता होगा वो होल्ड करेगा,
फिर अगर उसका एल्डेस्ट सन होगा तो वो होल्ड करेगा, यानी कि ये प्रॉपर्टी अभी भी फैमिली के अंदर ही है। उस माइनर का शेयर इस प्रॉपर्टी से अभी अलग नहीं हुआ है। इन अ जॉइंट फैमिली माइनर्स इंटरेस्ट इज नॉट अ सेपरेट वन। द फादर हु इज द कर्ता इज द मैनेजर। अगर आप मिताक्षर फैमिली देखेंगे तो वहां पे जो माइनर का जो फादर या फिर कर्ता आप बोल लीजिए, वो उस प्रॉपर्टी को होल्ड करता है एज अ मैनेजर। जब अगर वो नहीं रहेगा तो उसका कोई एल्डेस्ट सन जो मेजर हो चुका है वो प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा। अगर उसके सारे सन माइनर हैं तो फिर यहां पे बात आती है इस सेक्शन के प्रोवाइजो की, जो ये कहता है कि हाई कोर्ट के पास पावर है कि वो एक गार्डियन अपॉइंट कर दे। लेकिन वो गार्डियन तब तक की कोर्ट अपॉइंट करेगा जब तक कि उनमें से कोई भी एक माइनर चाइल्ड मेजर ना बन जाए। जब वो बच्चा मेजर हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली वो उस प्रॉपर्टी का मैनेजर बन जाएगा। द अनडिवाइडेड इंटरेस्ट ऑफ द माइनर विल बी अंडर द मैनेजमेंट ऑफ अडल्ट मेंबर ऑफ द फैमिली। मैनेजर, अब देखिए मैनेजर की लाइन क्या है, पहले फादर हो गया, फिर उसका एल्डेस्ट सन हो गया, और अगर सारे के सारे बच्चे माइनर हैं तो फिर इस एक्ट का प्रोवाइजो लगेगा और हाई कोर्ट अपॉइंट करेगा एक गार्डियन को, पर वो भी तब तक रहेगा जब तक कि सारे के सारे बच्चों में से कोई एक मेजर ना हो जाए। अब हम बात करने जा रहे हैं फाइनल और लास्ट सेक्शन के बारे में, तो आप खुश हो सकते हैं, यह है सेक्शन 13, माइनर्स वेलफेयर टू बी द पैरामाउंट कंसिडरेशन। यानी कि जो माइनर का जो वेलफेयर होगा वही सबसे सर्वोच्च माना जाएगा। ये पूरी गार्डियन ऑफ वार्ड्स एक्ट में पहले क्या कहा गया था, वहां पे जो प्रोविजन था कि पहले फादर या फिर उसके हस्बैंड, ये नेचुरल गार्जियन जो होते हैं, ये कभी नहीं हट सकते। ये केवल तभी हट सकते हैं जब ये अनफिट हो या डेड हो। लेकिन इस एक्ट ने इसको सुपरसीड कर दिया। इस एक्ट ने कहा कि हम इस एक्ट में कुछ भी लिखा हो, गार्डियन ऑफ वार्ड्स एक्ट में कुछ भी लिखा हो, अगर सेक्शन 13 की बात फुलफिल हो रही है कि वेलफेयर देखा जाए, तो फिर इस एक्ट को हम बाईपास कर सकते हैं, इस एक्ट के प्रोविजन को हम चेंज कर सकते हैं, फादर के रहते हुए मदर को हम गार्डियन बना सकते हैं। और ये जो वेलफेयर का वर्ड यूज किया गया है, इसका वाइड इंटरप्रिटेशन कोर्ट ने किया है। और इसमें क्या क्या कहा है, वेलबींग, फिजिकल हो चाहे मेंटल हो, रिलीजियस वेलफेयर, एजुकेशन, अपब्रिंगिंग ऑफ द चाइल्ड, ये हर चीज को देखा गया है कि ये सब वेलफेयर का पार्ट है। और वेलफेयर को चेक कैसे किया जाएगा, उसका क्राइटेरिया क्या होगा, एज ऑफ द माइनर, माइनर का सेक्स क्या है, उसका रिलीजन क्या है, उसके पेरेंट्स की क्या विश थी, अगर वो बड़ा हो चुका है तो फिर उसके क्या ख्वाहिशें हैं। यानी कि बड़ा हो चुका इसका मतलब अगर उसकी मैच्योर अंडरस्टैंडिंग आ चुकी है, 16 साल का है, 15 साल का, 17 साल का है, वो व्यक्ति जिसको गार्डियन बनाया गया है उसका इस व्यक्ति से क्या रिलेशन है, इस माइनर से, उनमें कितने अच्छे ताल्लुकात हैं, ये सब चीज़ों को ध्यान देते हुए और माइनर का बड़ा वेलफेयर देखते हुए ही कोर्ट अपॉइंट करेगा एक गार्डियन को। और ये ज़रूरी नहीं है कि इस एक्ट को स्ट्रिक्टली फॉलो करे, अगर उसको वेलफेयर दिखता है मदर में तो वो मदर को कर सकता है। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को क्लिक करिए। थैंक यू।